स्वागत है दोस्तों सभी का हिंदी ट्रिक्स बाय विवेक शुक्ला के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा यूपी टेट का नोटिफिकेशन जो है वह 27 मार्च को आ जाएगा। तो उसी के साथ साथ आपको एग्ज़ाम डेट भी बता दी गई है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में 3, 4 और 5 जुलाई को है। तो अब इसमें सबसे पहले ज़रूरी यह होता है कि हम पहले विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को देखें और उनका मूल्यांकन करते हुए, उनका परीक्षण करते हुए हम उसी हिसाब से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। तो उसी प्रक्रिया में हम पहले आपको आज हिंदी के 29 प्रश्नों को दिखाएंगे जो 2022, देखिए यहाँ पर लिखा है 23 जनवरी 2022 का प्रश्न पत्र है। हम इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो सभी लोग आशा है कि ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, अंगा का उच्चारण स्थान क्या है। इसमें देखिए अगर केवल कंठ लिखा होता तो कंठ भी उसका उच्चारण स्थान होता है, लेकिन कंठ के साथ साथ ऑप्शनों में और क्या लिखा गया है, ऑप्शनों में लिखा है कंठ तालव, जो कि कंठ तालु नहीं देता है। ए का स्थान कंठ तालु देता है, ओ का कंठोस्थ होता है। लेकिन केवल इसमें पंचम वर्ण का पूछा है तो पंचम वर्ण को हमेशा क्या कहते हैं, नासिका। कोई भी वर्ग, पांचों वर्गों में से जो पंचम वर्ण होता है उसे ही क्या कहते हैं, नासिका। जैसे अंगा है, फिर इया हो जाएगा, फिर अड़ा हो जाएगा, ना हो जाएगा और माँ हो जाएगा। इन सब को क्या कहते हैं, इन सबको पांचों वर्गों को क्या कहते हैं, नासिका कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है 4 गज गजमल में कौन सा विशेषण है। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी ले लेनी है और उसमें लिख लेना है कि किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं और किस स्तर के प्रश्न आ रहे हैं। जैसे यह विशेषण का प्रश्न है, 4 गज विशेषण में कौन सा विशेषण। आप लोग देखेंगे कि बहुत कठिन प्रश्न नहीं आते हैं। जो थोड़ा सा भी ध्यान देगा वो हिंदी में कम से कम 25 से 26 प्रश्न आराम से बना लेगा। 4 गज, यहाँ पर देखिए आपको 4 संख्या ही दिख रही है। 4 गज आपको संख्या दिख रही है। संख्या के अगर भेद इसमें पूछा निश्चित संख्यावाची या निश्चित संख्यावाची, तब यह निश्चित संख्यावाची हो जाता, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन में लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं पूछा है तो हम संख्यावाचक विशेषण मार के आगे बढ़ेंगे। अब इन्होंने पूछा है समास का विलोम। अब देखिए ये प्रश्न समास से आ गया, विलोम शब्द भी कह सकते हैं, समास से भी कह सकते हैं। समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है। अगला प्रश्न बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में है शून्य को तत्सम में क्या कहेंगे। तो शून्य नहीं होता, सही शब्द होता है शून्य होता है। सही शब्द क्या होता है, शून्य। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है। जैसे हमारे आँखों में कुछ भी कचरा पड़ जाता है तो हमारे आँख में किरकिरी होने लगती है, वह हमें क्या देने लगती है, कष्ट देने लगती है। तो इसी प्रकार यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। देखिए आपको इस शब्द को एकदम अच्छे से याद कर लेना होगा कि वर्तनी शुद्धि में अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित नहीं होता है। सही शब्द होता है अनुगृहीत, जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। अगर इसमें आपसे उपसर्ग पूछा जाता तो उपसर्ग हमारा मूल शब्द हटाने के बाद बचता है, वही हमारा उपसर्ग हो जाता है, तो इसमें अनुपसर्ग हो जाता। प्रश्न संख्या 42 में देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या है, न तो पैतृक है न पैतृक। देखिए पैतृक सही नहीं लिखा है, नहीं तो ये भी हो सकता पैतृक लिखा है, ये भी गलत। सही शब्द क्या होता है, पैतृक। तो 42 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सा का उच्चारण स्थान क्या होता है। देखिए सा 3 प्रकार के होते हैं। आपको संस्कृत वाले उच्चारण स्थान को याद करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। उच्यु यसा नाम तालु, तो ये जो इस सा को हम बोलते हैं तालु बोलते हैं। ऋतु रसा नाम मूर्धा, और इस सा को हम लोग मूर्धा बोलते हैं। और लितु लसा नाम दंता, इस सा को हम लोग दंत बोलते हैं। तो यहाँ पर सिटी वाले सा की बात की गई है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 44, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब देखिए अगर आप लोग यहाँ पर कौन सी संधि पढ़े होंगे, ऋण संधि पढ़े होंगे, तभी आप लोग इसका सही उत्तर दे पाएंगे। नहीं तो बहुत लोगों ने इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 को मार दिया होगा। लेकिन अगर आप ऋण संधि पढ़े हैं तो आपको यह पता है किसी भी आधे अक्षर के बाद यदि या व रा इन तीनों में से कोई वर्ण आता है तो वहाँ पर ऋण संधि होती है। तो यहाँ पर देखिए आधा अक्षर ता है, उसके बाद या आया है, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, ऋण संधि होगी। और इसके नियम में यह है कि या के स्थान पे ई आदेश हो जाता है और वा के
के स्थान पे उ आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर हम या के स्थान पे जब ई आदेश करेंगे, या के स्थान पे ई आदेश करेंगे तो हमने लिखा ये आ लिखा और ता लिखा है से हलंत, क्योंकि यहाँ पे आधा है। लेकिन जब इसमें हम स्वर लगाएंगे तो हलम इस मतलब इसको हम हटा देंगे हलंत को, और इसमें हम छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, क्योंकि या के स्थान पे और जोड़ क्या बचेगा, अंत बचेगा। यही हमारा अति हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपत्यका का अर्थ क्या है। उपत्यका का अर्थ क्या है, पर्वत के पास की भूमि। ये इनका सही है, दूसरा नंबर ऑप्शन दूसरा सही है। आप लोग लिखते जाएंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप आशुभाषण होता है, जो हम आप लोग बोलते हैं उसको मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 47 हिंदी भाषा की बोलियां हैं। हिंदी भाषा की बोलियों की संख्या जो है इन्होंने 22 मानी है, जो कि यह क्या है, गलत है। हिंदी भाषा और बोलियों की संख्या, हिंदी भाषा की बोलियों की संख्या कितनी है, 18 हैं। और इन 18 बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। ये भी आप लिख लेंगे कि 18 बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। यह उपभाषाएं हम आपको आगे की क्लास में बता देंगे, बताने को अभी भी बता सकते हैं, लेकिन हम आपको केवल प्रश्न पत्र दिखाना चाहते हैं, इसलिए से हम उपभाषाओं की चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। सामाजिक शब्द में मूल शब्द का प्रत्यय क्या है। उपसर्ग और प्रत्यय हमेशा कैसे होते हैं, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे का अंश होते हैं, शब्दांश होते हैं, और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं। तो सामाजिक में समाज हमारा मूल शब्द हो जाएगा, उसके बाद उसमें क्या जुड़ा है, इक जुड़ा है, तो वही समाज और जोड़ इक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर समाज गलत लिखा हुआ है और इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे। ये देखिए थोड़ा सा साहित्य का प्रश्न है, जो आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अखिलेश जी थे तद्भव पत्रिका के संपादक। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे तो अगला प्रश्न है 12 वर्ष ले कुकुर जिए और 13 वर्ष जियार सियार। इसकी आगे की पंक्ति है बरिस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यह आदिकाल की रचना है और जिसके लेखक हैं जगनिक। इस रचना का नाम आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि ये भी प्रश्न में आ सकती है कि कौन सी रचना जगनिक द्वारा लिखी गई है। तो इस रचना का नाम है परमाल रासो। परमाल रासो। उसी रचना में इन्होंने कहा है 12 वर्ष लय कुकुर जीवे और 13 वर्ष जिए सियार बरिस हावा छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। इन्होंने 18 वर्ष से ऊपर अगर छत्री जीता है तो उसका जीवन धिक्कार, ऐसा बताने का प्रयास किया गया है। तो जगनिक द्वारा रची गई रचना का नाम क्या है, परमाल रासो। चंद्रवरदाई का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला महाकाव्य माना है और चंद्रवरदाई को पहला महाकवि माना है। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे कि पहला महाकाव्य क्या है, पृथ्वीराज रासो, और पहले महाकवि कौन है, चंद्रवरदाई हैं। किनके अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जिनको सभी लोग वस्तुतः मानते हैं। विद्यापति भी आदिकाल के ही कवि हैं, लेकिन इनमें से कुछ मतभेद हैं कि इनको श्रृंगारी कवि कहा जाए, और श्रृंगारी भी कैसे लिखा जाता है आप लोग देख लेंगे। थोड़ा सा ऐसे लिखा जाता है, जबकि कुछ लोग सिंगारी को जब सा लिखते हैं तो उसको ऐसे कर देते हैं, यह गलत हो जाता है। सिंगारी सही ऐसे होता है। अब विद्यापति के विषय में मतभेद है कि सिंगारी हैं कि भक्ति काल के कवि, भक्ति रूपी कवि हैं, इनके थोड़ा सा मतभेद है इनमें। नरपत नाल भी किस काल के कवि है, आदिकाल के कवि हैं, ये सभी आदिकाल के कवि हैं। अकाल का पर्यायवाची क्या होता है, अकाल का पर्यायवाची होता है दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 52, इसमें क्या पूछना चाह रहा है, प्रश्न संख्या 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्रवाक है। दोस्तों मैं आपको मिश्रवाक की ऐसी ट्रिक बता दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको बिना मिश्रवाक और संयुक्त वाक्य पढ़े आपका सारा काम हो जाएगा। मिश्रवाक्य में देखिए क्या होता है कि इसमें आपको सबसे प्रथमतः की शब्द मिलेगा, दूसरा शब्द होता है क्योंकि। ये दोनों शब्द आपको जहाँ भी मिलते हैं वहाँ पर आप बिना कुछ सोचे समझे मिश्र वाक्य लगा सकते हैं। और मिश्र वाक्य की सही परिभाषा होती है कि यह एक पर आश्रित एक पहला प्रधान वाक्य होता है। मिश्र वाक्य की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, कि यह पहला प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको की शब्द मिल गया है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा दोस्तों।
अगले ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो छात्र पढ़ते और अध्यापक उन्हें देखते हैं। यहाँ पर संयुक्त वाक्य की पहचान बताना चाह रहा है। जब आपको और शब्द मिल जाए, जब आपको इसलिए शब्द मिल जाए, यानी कि इसलिए शब्द मिल जाए, जब आपको तथा शब्द मिल जाए, जब आपको या शब्द मिल जाए, जब आपको अथवा शब्द मिल जाए, तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। यानी कि मैं कहना यह चाहता हूँ कि समुच्चय बोधक अव्यय के जितने भी शब्द हैं वह सभी समुच्चय बोधक अव्यय के शब्द इसमें आते हैं, संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब प्रश्न संख्या 53 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। इसमें लिखा है जिसकी पूर्व से कोई आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द, तो उसके लिए होता है अप्रत्याशित एक शब्द होता है जिसके लिए कोई आशा न की गई हो। मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ, यदि कोई शब्द है उसके पहले आ उपसर्ग लग जाता है तो वह हमेशा नहीं शब्द का निषेध करता है, नहीं शब्द की प्रस्तुति करता है, वहाँ पर नकारात्मक वाक्य जरूर बन जाएगा। यहाँ देखिए जिसकी पूर्व से कोई आशा की गई होती, अगर ऐसा प्रश्न होता तो ये हो जाता प्रत्याशा, लेकिन यहाँ पर ना शब्द आया है इसीलिए आगे आ उपसर्ग लगा देना उचित होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 54 में क्या है, मुझसे उठा नहीं गया। इस वाक्य में मुझसे उठा नहीं गया, ये मेरे भाव हैं कि मुझसे उठा नहीं गया, तो यहाँ पर इसलिए कौन सी भाववाच्य हो जाएगा। निष्कपट शब्द में संधि विच्छेद होगा। दोस्तों यह विसर्ग संधि का उदाहरण है और इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में हम लोग स्वर संधि के 5 भेद पढ़ते हैं, हिंदी में और संस्कृत में 6 भेद पढ़ते हैं, और विसर्ग संधि और व्यंजन संधि का कोई रूप नहीं होता है कि कितने भेद होते हैं। तो फिलहाल मैं इस ऑप्शन में आपको बता देना चाहता हूँ यह कैसे आप लोग अगर अपने जीवन में एक शब्द याद कर लेंगे तो आपको विसर्ग संधि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और उस शब्द का नाम है रोष। रोष शब्द आप लोग अपने जीवन में याद रखेंगे दोस्तों तो आपको विसर्ग संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रोष शब्द से कैसे भैया, अगर आपको कहीं भी रा शब्द मिल जाता है, अगर आपको कहीं भी ओ शब्द मिल जाता है और आपको कहीं भी सा, तीनों में से कोई भी सा आपको मिल जाते हैं तो वहाँ पर आप बिना कुछ सोचे समझे विसर्ग संधि का उस आंसर दे सकते हैं। और एक पहचान मैं आपको बता देता हूँ, विसर्ग संधि में क्या होता है कि इन्हीं रोष में से रा, ओ और ये सा के स्थान पे विसर्ग का योग हो जाता है। इनको हटाएंगे और विसर्ग लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सा मिल रहा है यहाँ पर, तो इस सा को हटाएंगे और उसके स्थान पे विसर्ग लगाएंगे तो बनेगा निह जोड़ कपट। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जैसे एक आपको उदाहरण मैं और देना चाहता हूँ। जैसे आप ले लीजिए मनोरमा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप क्या याद रखेंगे, आप रोज शब्द याद रखेंगे, इसमें रा आना चाहिए, ओ आना चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्त आपको ओ मिल रहा है तो यानी कि इसके स्थान पे हम क्या आदेश कर देंगे, हम विसर्ग आदेश कर देंगे दोस्तों। तो संधि क्या बनेगी, मनः जोड़ रमा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समय कम है, समय की नज़ाकत को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको विसर्ग संधि इतने में ही समझ में आ गई होगी दोस्तों। प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, यह सही है। इनका दोस्त एकदम सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉरिशस। भारत के अलावा मॉरिशस देश में भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है और वहाँ पर भोजपुरी बोले जाने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर भोजपुरी भाषा का प्रचार खूब बढ़ चढ़ के हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों आ गया है साहित्य से, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह प्रश्न भक्ति काल का है। सूरसागर किस भाषा की रचना है। दोस्तों भक्ति के सूर सम्राट सूरदास जी अष्टछाप के सर्वप्रमुख कवि जो अष्टछाप के नाम से जाना जाता है, उसमें से सूरदास का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्हीं की 3 रचना है, सूरसागर, सूर साहित्य लहरी और सूर सरावली। ये 3 रचनाएं हैं उनकी, जिसमें से सूरसागर का जिक्र यहाँ पर किया गया है और उसकी भाषा पूछी गई है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भक्ति काल में सर्वप्रमुख भाषा जो थी वह कौन सी बोली जाती थी, ब्रज भाषा का प्रयोग होता है भक्ति काल में। हालांकि अवधी भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किया है, जिनका नाम है तुलसीदास जी ने अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों का प्रयोग किया गया है। लेकिन भक्ति काल में जब आप कृष्ण भक्ति शाखा देखेंगे तो वह पूरी की पूरी कृष्ण भक्ति शाखा ब्रज भाषा में है, इसीलिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। अब आपको जाने न जाने, लेकिन भक्ति काल से आप कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप जो कवि हैं, अगर आप उनका वर्णन पढ़ेंगे तो उसमें आप ब्रज भाषा तुरंत लगा देंगे। और इनकी ट्रिक है काका सापा।
का, क, श, प। ये भक्तिकाल के 4 कवि हैं। काका सापा। का से क्या हो जाता है दोस्तों? कुंभन दास। का से क्या हो जाता है दोस्तों? कृष्णदास। सा से क्या हो जाता है दोस्तों? सूरदास। और पा से क्या हो जाता है दोस्तों? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये 4 कवि हो जाते हैं। 58 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी हुई है? यह दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की है कि सुमित्रा कुमारी चौहान की है? इसमें मुझे थोड़ा सा ये वीरों का कैसा हो वसंत, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है दोस्तों रचना। ये चौथा ऑप्शन है जो सुभद्रा कुमारी चौहान उनकी रचना है। ये वीरतापूर्वक कविताएं लिखती थी। प्रश्न संख्या 59। और धीरे धीरे हम अपनी इस प्रश्न श्रृंखला को ख़त्म करेंगे दोस्तों, जिसमें से आप देखेंगे कि साहित्य के लगभग 3 से 4 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। और क्षेत्रीय भाषा का विशेषण यह दूसरा शब्द है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रीय भाषा का विशेषण क्या होगा? इसने पूछे क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय में दोस्तों गुणवाचक विशेषण है। इन्होंने परिमाण माना है। परिमाण वह होता है जब हम किसी को माप या तौल सकें। यहाँ पर दोस्तों हम क्षेत्रीय को माप या तौल नहीं सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? परिमाणवाचक विशेषण होगा। सर्वनामिक विशेषण वह होता है जहाँ पर हमको सर्वनाम का कुछ शब्द मिलता है। सर्वनाम के 4 भेद इसमें सर्वनामिक विशेषण में आते हैं। संख्यावाचक वह होता है जिसकी गिनती हम कर सकें अथवा गिनती ना भी कर सकें, वो भी संख्यावाचक होता है, वह निश्चय संख्यावाचक होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है दोस्तों समास का, और इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा चौराहा समास का, चौराहा शब्द में समास होगा? यह प्रश्न समास का है दोस्तों। समास का एक प्रश्न आपको और मिला था। समास का आपसे पूछा गया था विलोम दोस्तों, तो आप लोगों ने क्या बताया था उसका उत्तर? समास का आप लोगों ने विलोम बताया था, व्यास। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर चौराहा शब्द पूछा गया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी किसी भी शब्द में आपको पहला पद आपको सारा कुछ यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से मिलेगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। आपको जब भी कोई भी पहला पद क्या मिले दोस्तों? संख्या मिले। यहाँ पर देखिए जैसे चौराहा लिखा है तो चौ मतलब होता है 4 और राह मतलब होता है रास्ता। ये तो आप लोग समझ ही जाएंगे। जब आपको कोई भी पहला पद क्या मिले? संख्या मिले दोस्तों, तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है? द्विगु समास होता है। जैसे इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों? संख्या मतलब होता है दूगो, एगो, दूगो। द्वि मतलब 2। द्वि मतलब क्या होता है दोस्तों? 2। इसी से याद रख लेंगे। जब संख्या आएगा द्वि मतलब 2, यानी द्विगु समास हो जाएगा। जैसे आपको मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ दोस्तों। एक उदाहरण है पंचवटी। यह पंचवटी शब्द में आपसे पूछा जाए दोस्तों कि कौन सा समास है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? भैया आपने बताया था कि अगर किसी शब्द के पहले संख्या शब्द मिल जाए तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया है? पंच शब्द मिल गया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुरंत द्विगु समास मार दूंगा दोस्तों। अब थोड़ा सा चर्चा कर ही रहे हैं तो हम द्वंद्व समास पर और अव्ययी भाव समास पर भी चर्चा कर लेते हैं। द्वंद्व समास वह होता है जिसमें एक ही पद में विलोमार्थी शब्द मिल जाते हैं। विलोमार्थी शब्द मिल जाते हैं, वही हमारा क्या होता है? द्वंद्व समास होता है दोस्तों। और क्या होता है? इसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों। बहुधा योजक चिन्ह आपको मिल जाएंगे या एक दूसरे के विलोम शब्द मिल जाएंगे। जैसे दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माता पिता, ये माता और पिता, ये समास पढ़ना आपके लिए दोस्तों इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये संस्कृत में भी पूछा जाता है। माता पिता, देखिए माता का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? पिता हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि ऊपर नीचे, तो ऊपर का विलोम नीचे होता है दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में दोस्तों जैसे देखिए पहला पद क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए, जैसे कि इसके नाम से है अव्यय। और उपसर्ग भी होगा तो चलेगा, जैसे उपसर्ग भी अगर दोस्तों पहला शब्द होगा तो चलेगा। कर्मधारय समास के बाद बहुब्रीहि समास भी आता है दोस्तों। ये आपके और तत्पुरुष समास, ये समास के 6 भेद होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा दोस्तों। और हम लोग सोच रहे हैं कि प्रतिदिन हम आपको PYQ पूरा सॉल्व करा देंगे।